लॉस एंजल्स से जापान के लिए रवाना होने वाली एक आधुनिक यात्री विमान अपनी उड़ान शुरू करती है। विमान रनवे से उड़ान भरकर धीरे धीरे आसमान की ओर बढ़ता है। इसके कप्तान रिच और उनके फर्स्ट ऑफिसर दोनों ही लंबे समय से विमानन क्षेत्र का हिस्सा हैं और अपने काम में अनुभवी हैं। विमान के केबिन में कई यात्री बैठे हुए हैं। अधिकांश लोग अपनी छुट्टियां बिताने के लिए जापान जा रहे हैं। कुछ यात्री खेलों से जुड़े पेशेवर खिलाड़ी भी हैं। कई परिवार अपने बच्चों के साथ यात्रा कर रहे हैं। उन्हीं यात्रियों में एक छोटी लड़की कोरा भी है, जो अपने पिता और अपनी सौतेली माँ के साथ जापान जा रही है। ये उसकी जिंदगी की पहली हवाई यात्रा है, इसलिए वह उत्साहित भी है और थोड़ा घबराई हुई भी। कुछ समय बाद विमान लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाता है और सामान्य गति तथा स्थिरता बनाए रखता है। इसी दौरान विमान के कार्गो सेक्शन में रखे एक लाल रंग के बैग पर ध्यान जाता है। उस बैग के अंदर एक पावर बैंक रखा हुआ है। यह पावर बैंक सुरक्षा जांच की लापरवाही के कारण विमान तक पहुंच गया था, क्योंकि निरीक्षण के दौरान उसे ठीक से नहीं देखा गया था। उड़ान के दौरान उसकी बैटरी में खराबी आने लगती है और उसमें से चिंगारियां निकलने लगती हैं। धीरे धीरे वे चिंगारियां बढ़ती जाती हैं और कुछ ही समय में पूरा बैग आग की लपटों में घिर जाता है। आग से उठती गर्मी और उड़ती चिंगारियां आसपास रखे सामान तक पहुंचने लगती हैं। परिणाम स्वरूप कार्गो क्षेत्र में मौजूद अन्य वस्तुएं भी आग पकड़ लेती हैं। स्थिति तेजी से गंभीर होने लगती है। विमान के सिस्टम में लगे अलार्म सक्रिय हो जाते हैं, जिससे चालक दल को कार्गो सेक्शन में समस्या होने का पता चल जाता है। कैप्टन रिच तुरंत कार्गो क्षेत्र के अग्निशमन सिस्टम को चालू करने का आदेश देते हैं, लेकिन समस्या यह होती है कि वह प्रणाली अपेक्षित तरीके से काम नहीं कर पाती। आग को नियंत्रित करने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, वह प्रभावी साबित नहीं होती। यहाँ तक कि पर्याप्त मात्रा में पानी भी वहाँ नहीं पहुँच पाता। इसके कारण विमान के भीतर तापमान बढ़ने लगता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कैप्टन रिच अपने 2 सहायक अधिकारियों को नीचे जाकर आग की स्थिति जांचने और उसे बुझाने का प्रयास करने के लिए भेजते हैं। लेकिन जब वे कार्गो सेक्शन तक पहुंचते हैं, तब तक आग पूरे क्षेत्र में फैल चुकी होती है और लगभग पूरे कार्गो भाग को अपने कब्जे में ले चुकी होती है। दोनों अधिकारी तुरंत उपलब्ध अग्निशमन उपकरणों का उपयोग करते हैं और आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश करते हैं। हालांकि आग अब इतनी बड़ी हो चुकी होती है कि केवल साधारण अग्निशामक उपकरणों से उसे बुझाना संभव नहीं रहता। अब इस आग को काबू करने के लिए बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता है। इतना पानी कहां से आएगा और इस खतरनाक स्थिति का समाधान कैसे निकलेगा, ये आगे की कहानी में पता चलेगा। फिलहाल दोनों अधिकारी आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी एक बड़ा कार्गो कंटेनर अपने लॉकिंग हुक से निकल गया। उस कंटेनर में भी आग फैल चुकी थी। नियंत्रण खोने के बाद वह तेजी से खिसकता हुआ कुछ ऑक्सीजन सिलेंडरों से टकरा गया। टक्कर का परिणाम बेहद खतरनाक साबित हुआ। अत्यधिक दबाव के कारण कुछ सिलेंडर विस्फोट के साथ फट गए। धमाका इतना शक्तिशाली था कि कार्गो सेक्शन की संरचना को नुकसान पहुंचा और वहां एक बड़ा छेद बन गया। कुछ सिलेंडर विस्फोट के बाद बाहर की ओर निकल गए। इसी दौरान एक सिलेंडर ऊपर के हिस्से की ओर उछल गया, जहां यात्री बैठे हुए थे। वह तेज गति से आकर एक यात्री से टकराया। चोट इतनी गंभीर थी कि उस यात्री की मौके पर ही मृत्यु हो गई। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं हुआ। वही सिलेंडर आगे बढ़ते हुए विमान के यात्री भाग की संरचना को भी क्षतिग्रस्त कर गया। उसकी टक्कर से विमान के केबिन में एक और छेद बन गया। जैसे ही केबिन में यह छेद बना, बाहर और अंदर के वायु दाब में अंतर के कारण तेज हवा का प्रवाह शुरू हो गया। केबिन के अंदर मौजूद हल्की वस्तुएं इधर उधर उड़ने लगी। यात्रियों का सामान, चश्मे, खिलौने और यहाँ तक कि पेय पदार्थों की बोतलें भी हवा के प्रभाव से अपनी जगह छोड़ने लगी। उड़ती हुई एक बोतल एक यात्री को लग भी गई। हालात और भी भयावह हो गए जब एक लड़की उस बने हुए छेद की दिशा में खींचने लगी। तेज हवा उसे अपनी ओर खींच रही थी और ऐसा लग रहा था कि वह नियंत्रण खो देगी। सौभाग्य से पास बैठे एक यात्री ने समय रहते उसका हाथ पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे अपनी सीट की ओर खींच लिया। इस साहसिक प्रयास से उसकी जान बच गई। कॉकपिट में बैठे कैप्टन रिच और उनके सहयोगी समझ चुके थे कि स्थिति अब सामान्य नहीं रही। लगातार बज रहे अलार्म और सिस्टम चेतावनियां संकेत दे रही थीं कि विमान गंभीर संकट में है। रिच ने तुरंत निर्णय लिया कि विमान की ऊंचाई कम करनी होगी। उसी समय बेन ने हवाई यातायात नियंत्रण केंद्र से संपर्क किया और उन्हें पूरी स्थिति की जानकारी दी। उसने बताया कि विमान में आग लग चुकी है, संरचनात्मक क्षति हो चुकी है
और यात्रियों की सुरक्षा खतरे में है। स्थिति सुनने के बाद नियंत्रण केंद्र ने उन्हें सबसे नजदीकी हवाई अड्डे की ओर जाने की सलाह दी। वह हवाई अड्डा लगभग 400 नॉटिकल मील की दूरी पर था। सामान्य परिस्थितियों में यह दूरी कोई बड़ी समस्या नहीं होती, लेकिन अब स्थिति अलग थी। विमान के दोनों इंजनों में आग लग चुकी थी। बाहर दिखाई देती लपटें साफ बता रही थीं कि हालात लगातार अधिक खतरनाक होते जा रहे हैं। कैप्टन रिच के पास उड़ान का लंबा अनुभव था। उन्होंने अपने करियर में अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना किया था, लेकिन ऐसा विमान उड़ाना जिसके दोनों इंजन आग की चपेट में हों, उनके लिए भी एक असाधारण चुनौती थी। दूसरी ओर केबिन में बैठे कई यात्रियों को अभी भी पूरी गंभीरता का अंदाजा नहीं था। कुछ लोगों को लग रहा था कि चालक दल ने स्थिति पर नियंत्रण पा लिया है और जल्द ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा। यात्रियों को अभी तक सांस लेने में कोई बड़ी समस्या नहीं हो रही थी, क्योंकि विमान काफी नीचे उतर चुका था। इसी वजह से कई लोगों को लग रहा था कि शायद स्थिति पहले से बेहतर हो गई है। तभी कैप्टन रिच ने विमान के इंटरकॉम पर घोषणा की कि वे जल्द ही आपातकालीन लैंडिंग करने वाले हैं। घोषणा सुनते ही यात्रियों के मन में एक ही प्रश्न उठा, लैंडिंग कहाँ होगी? खिड़कियों से बाहर देखने पर दूर दूर तक कोई जमीन दिखाई नहीं दे रही थी। चारों ओर केवल समुद्र फैला हुआ था। वास्तव में रिच ने निर्णय लिया था कि विमान को समुद्र की सतह पर आपातकालीन रूप से उतारने की कोशिश की जाएगी। मौजूदा परिस्थितियों में उन्हें यही सबसे सुरक्षित विकल्प दिखाई दे रहा था। हालांकि बेन इस निर्णय से पूरी तरह सहमत नहीं था। उसका मानना था कि विमान अभी कुछ और दूरी तय कर सकता है। उसे विश्वास था कि उपलब्ध ईंधन के सहारे वे किसी हवाई अड्डे तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। तब रिच ने उसे स्थिति विस्तार से समझाई। उन्होंने बताया कि यह विमान ऐसा मॉडल नहीं है जिसमें ईंधन टैंक अपेक्षाकृत सुरक्षित दूरी पर हों। इस विमान में ईंधन टैंक इंजनों के बहुत निकट स्थित थे। दोनों इंजनों में आग लगने के बाद से बड़ी मात्रा में ईंधन नष्ट हो चुका था। उनके अनुमान के अनुसार अब विमान के पास इतनी क्षमता नहीं बची थी कि वह सैकड़ों मील अतिरिक्त उड़ान भर सके। अधिकतम सीमित दूरी ही तय की जा सकती थी और उस सीमा के भीतर कोई उपयुक्त हवाई अड्डा उपलब्ध नहीं था। इसलिए समुद्र में नियंत्रित आपातकालीन लैंडिंग ही सबसे व्यावहारिक विकल्प रह गया था। स्थिति समझने के बाद बेन भी सहमत हो गया। उसने अपनी सीट को सुरक्षित स्थिति में किया और पूरी मजबूती से सीट के सहारे को पकड़ लिया ताकि टक्कर के समय खुद को सुरक्षित रख सके। उधर केबिन में बैठे यात्रियों को भी अब हालात की गंभीरता का एहसास होने लगा था। बहुत से लोग मन ही मन प्रार्थना करने लगे। कुछ अपने परिवारों को याद कर रहे थे तो कुछ चुपचाप अपनी सीटों पर बैठे हुए थे। इसी बीच एक यात्री विमान के शौचालय में था। वहीं कोरा के पिता और उसकी सौतेली माँ भी उस समय शौचालय क्षेत्र के पास मौजूद थे। जब उन्हें आपातकालीन स्थिति की जानकारी मिली तो वे भी घबरा गए। कोरा अपने माता पिता के पास जाना चाहती थी। डर और चिंता के कारण वह अपनी सीट छोड़कर उनकी ओर बढ़ने लगी, लेकिन एक फ्लाइट अटेंडेंट ने उसे रोक लिया और समझाया कि इस समय अपनी सीट पर बने रहना ही सबसे सुरक्षित होगा। केबिन का माहौल अब पूरी तरह तनाव और अनिश्चितता से भर चुका था, क्योंकि हर व्यक्ति जानता था कि अगले कुछ मिनट उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मिनट साबित हो सकते हैं। उसी दौरान विमान समुद्र की सतह के बेहद करीब पहुंच गया। कुछ ही क्षण बाद उसका निचला हिस्सा तेज गति से पानी से टकराया। टक्कर का प्रभाव बहुत शक्तिशाली था। विमान का संतुलन तुरंत बिगड़ गया और वह पानी पर फिसलने के बजाय जोरदार झटकों के साथ आगे बढ़ा। समुद्र से टकराने के बाद उस पर पड़ने वाले दबाव ने उसकी संरचना को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। कुछ ही पलों में विमान कई हिस्सों में टूट गया। उसका एक भाग एक दिशा में जा गिरा, जबकि दूसरा हिस्सा दूसरी ओर बहने लगा। यह दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कई यात्रियों की जान चली गई। फिर भी कुछ लोग जीवित बच गए थे, जिनमें रिच और बेन भी शामिल थे। दोनों कॉकपिट में मौजूद थे, लेकिन अब एक नई समस्या सामने थी। समुद्र का पानी तेजी से अंदर घुस रहा था और बढ़ते दबाव के कारण कॉकपिट की खिड़कियां किसी भी समय टूट सकती थीं। स्थिति को समझते हुए बेन ने रिच से तुरंत बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन रिच ने मना कर दिया। उसे एहसास हो चुका था कि वह स्वयं बाहर नहीं निकल पाएगा। विमान के टूटे हुए हिस्सों के आसपास जीवित बचे लोग अंधेरी रात में समुद्र के बीच एक दूसरे को आवाजें दे रहे थे। कई लोग अपने परिवार और साथियों को पुकार रहे थे। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि उसके प्रियजन कहीं न कहीं जीवित मिल जाएंगे, लेकिन चारों तरफ सिर्फ मदद की पुकारें, दर्द भरी चीखें और मलबे के बीच तैरते लोग दिखाई दे रहे थे। दुर्घटना ने सब कुछ बदल दिया था। कॉकपिट के अंदर बेन ने देखा कि रिच का पैर सीट के ढांचे में बुरी तरह फंस गया है। उसने उपलब्ध उपकरणों की मदद से उसे छुड़ाने की कोशिश शुरू की। एक फ्लाइट अटेंडेंट भी उनकी सहायता के लिए वहां मौजूद थी। दोनों ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन सीट इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त और जाम हो चुकी थी कि रिच को निकालना संभव नहीं हो सका। तब रिच ने उनसे कहा
कि वे अपनी जान जोखिम में न डालें और बाहर जाकर बाकी जीवित लोगों की मदद करें। बेन ने पहले उसकी बात मानने से इनकार कर दिया और बचाने की कोशिश जारी रखी, लेकिन कुछ समय बाद उसे भी सच्चाई स्वीकार करनी पड़ी कि अब रिच को बाहर निकाल पाना संभव नहीं था। जाते समय रिच ने उससे कॉकपिट का दरवाजा बंद करने को कहा। भारी मन से बेन ने वैसा ही किया। कॉकपिट छोड़ते हुए बेन बेहद भावुक हो गया। वह अपने कप्तान को उस हालत में छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। बाहर आने के बाद उसी फ्लाइट अटेंडेंट को वह बच्चा मिल गया जिसकी वह तलाश कर रही थी। बच्चे ने उसे देखते ही रोना शुरू कर दिया, जबकि वह उसे शांत कराने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे रात बीतने लगी और दिन का उजाला फैलने लगा। रोशनी होने पर दुर्घटना का वास्तविक स्वरूप साफ दिखाई देने लगा। समुद्र में विमान के टूटे हुए हिस्से दूर दूर तक फैले हुए थे और तबाही का दृश्य बेहद दर्दनाक था। इसी बीच कॉकपिट में फंसे रिच ने अपने अंतिम क्षणों में अपने परिवार और प्रियजनों को याद किया। समुद्र का दबाव लगातार बढ़ रहा था। कुछ समय बाद कॉकपिट की खिड़कियों में दरारें और चौड़ी होने लगीं। आखिरकार एक जोरदार टूटने की आवाज के साथ खिड़कियां बिखर गईं। पानी का तेज बहाव अंदर घुस आया और कॉकपिट समुद्र की गहराइयों में समा गया। दूर से यह सब देख रहे बेन के पास कुछ करने का कोई उपाय नहीं था। दूसरी ओर विमान के मध्य भाग के पास मौजूद सैम बार बार अपनी गर्लफ्रेंड लिली को आवाज दे रहा था। वह उसे हर दिशा में खोज रहा था, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा था। कुछ समय बाद लिली दिखाई दी। दुर्घटना के दौरान विमान का एक टूटा हुआ हिस्सा समुद्र में अलग होकर तैर रहा था। लिली उसी मलबे के टुकड़े पर खड़ी थी और लहरों के बीच खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही थी। समुद्र अब भी उफान पर था, लेकिन जीवित बचे लोग हर हाल में बचने की उम्मीद नहीं छोड़ रहे थे। लिली किसी तरह विमान के टूटे हुए हिस्से का सहारा लेकर समुद्र में खुद को बचाए हुए थी, लेकिन उसके पैर में गंभीर चोट लगी थी और वहां से लगातार खून बह रहा था। धीरे धीरे खून समुद्र के पानी में फैलने लगा। विमान के दूसरे हिस्सों में स्थिति और भी खराब थी। कई स्थान पूरी तरह पानी से भर चुके थे और वहां मौजूद अधिकांश लोग अपनी जान गंवा चुके थे। उधर जोई कुछ अन्य बचे हुए लोगों के साथ विमान के एक हिस्से में मौजूद था। उसके साथ एक घायल व्यक्ति भी था। जब उन्होंने आसपास का निरीक्षण किया तो समझ गए कि पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है और बहुत जल्द वह जगह भी डूब सकती है। असल में वे लोग एक एयर शाफ्ट जैसी संरचना की वजह से अभी तक सुरक्षित थे। यदि किसी गलत दरवाजे या रास्ते को खोल दिया जाता तो पानी तेजी से अंदर भर सकता था और पूरा हिस्सा समुद्र में डूब सकता था। इसीलिए उन्हें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना था। इसी दौरान जोई को एक बुजुर्ग महिला दिखाई दी जिसमें अभी भी जान बाकी थी। उसने और अन्य लोगों ने मिलकर उसे सहारा दिया और ऊपर अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया, जहां बाकी जीवित बचे लोग इकट्ठा थे। ऊपर पहुंचने के बाद बेन ने सभी को एक महत्वपूर्ण बात बताई। उसने कहा कि विमान में एक आपातकालीन नेविगेशन और लोकेशन ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, जो दुर्घटना जैसी परिस्थितियों में बचाव दल को विमान की स्थिति भेज सकता है। उसके अनुसार वह उपकरण विमान के मध्य भाग में स्थित था। यह सुनिश्चित करना जरूरी था कि वह अभी भी काम कर रहा है या नहीं। यदि वह सक्रिय होता तो बचाव दल के लिए उन्हें ढूंढना आसान हो जाता। बेन स्वयं वहां जाने की बात करता है, लेकिन पेनी उसे रोक देती है। वह बताती है कि उसे तैराकी का अच्छा अनुभव है और पानी में जाना उसके लिए अपेक्षाकृत आसान होगा। हालांकि उनके पास एक राफ्ट भी थी, फिर भी वह समय बचाने के लिए सीधे पानी में उतरने का फैसला करती है। पानी में जाने से पहले पेनी अपने जूते कोरा को दे देती है और फिर समुद्र में कूद जाती है। धीरे धीरे वह तैरते हुए विमान के मध्य भाग की दिशा में बढ़ने लगती है। इसी बीच सैम उन लोगों के पास पहुंचता है जो घायल और थके हुए थे। उनकी हालत देखकर वह कहता है कि सबको मिलकर काम करना होगा, क्योंकि अकेले अकेले संघर्ष करना अब मुश्किल होता जा रहा था। उधर पेनी लगातार आगे बढ़ रही थी। तभी कोरा की नजर समुद्र में एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिसने उसे डरा दिया। दूर पानी में कुछ शार्क दिखाई दे रही थी। समुद्र में फैले खून की गंध ने उनका ध्यान आकर्षित कर लिया था और वे उसी दिशा में बढ़ती नजर आ रही थीं जहां पेनी तैर रही थी। यह देखकर कोरा घबरा गई। वह जोर जोर से पेनी को चेतावनी देने के लिए पुकारने लगी, लेकिन पेनी काफी दूर निकल चुकी थी। समुद्र के बीच आवाज बहुत दूर तक साफ नहीं पहुंचती, इसलिए वह कोरा की पुकार सुन नहीं पाई। उधर सैम और बाकी लोगों के साथ मौजूद विमान का टूटा हुआ हिस्सा अचानक हिलने लगा। सभी को एक तेज झटका महसूस हुआ। जल्द ही उन्हें पता चला कि उनका हिस्सा समुद्र के भीतर मौजूद एक बड़े पत्थर या चट्टान पर अटका हुआ था। इसका मतलब था कि यदि वह सहारा टूट जाता तो पूरा मलबा पानी में और नीचे जा सकता था। कुछ ही देर बाद उस चट्टान का एक हिस्सा टूट गया। टूटते ही पूरा ढांचा जोर से हिल गया। झटके के कारण एक लड़की संतुलन खोकर समुद्र में गिर गई। उसे पानी में गिरते देख सभी घबरा गए। लड़की भी डर गई कि कहीं वह डूब न जाए। सौभाग्य से आसपास मौजूद लोगों ने
तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसे वापस ऊपर खींचकर सुरक्षित कर लिया। इस बीच पेनी अभी भी अपने लक्ष्य की ओर तैरती जा रही थी। उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ती जा रही थी। दो लोग एक राफ्ट लेकर उसकी दिशा में बढ़ने लगे, जबकि कोरा लगातार उसे आवाज देकर सावधान करने की कोशिश करती रही। समुद्र में बढ़ता खतरा और समय की कमी अब हर जीवित बचे व्यक्ति के लिए एक नई चुनौती बन चुके थे। कोरा लगातार चिल्लाकर पेनी को चेतावनी देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समुद्र की दूरी और लहरों के शोर के कारण उसकी आवाज पेनी तक साफ नहीं पहुंच रही थी। तैरते हुए पेनी को बीच बीच में अपने पैरों के नीचे कुछ हलचल सी महसूस हो रही थी। उसे लगा शायद यह समुद्री धाराओं का प्रभाव होगा, इसीलिए वह आगे बढ़ती रही। कुछ देर बाद उसे दूर से कोरा की चीख सुनाई दी। वह समझ नहीं पाई कि क्या हुआ है, इसलिए उसने पीछे मुड़कर देखने का फैसला किया। जब उसने पीछे देखा तो उसे वे लोग दिखाई दिए जो उसकी ओर इशारे कर रहे थे। हालांकि शब्द साफ सुनाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर फैला डर बहुत कुछ बता रहा था। धीरे धीरे पेनी को एहसास हुआ कि वे किसी बड़े खतरे की चेतावनी दे रहे हैं। ये समझते ही उसके शरीर में डर की लहर दौड़ गई। उसने पूरी ताकत लगाकर अपनी तैरने की गति बढ़ा दी। तभी पास पहुंच चुकी राफ्ट पर मौजूद लोगों ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और उसे ऊपर खींचने की कोशिश की। वह लगभग राफ्ट तक पहुंच चुकी थी, लेकिन तभी अचानक पानी के भीतर से हुए हमले ने उसे फिर से समुद्र में गिरा दिया। कुछ ही क्षणों में आसपास का पानी पहले से कहीं अधिक लाल दिखाई देने लगा। हमला गंभीर था और उसने पेनी को घायल कर दिया था। दर्द और घबराहट के बावजूद पेनी संघर्ष करती रही। किसी तरह वह दोबारा सतह पर आई। राफ्ट पर मौजूद लोग उसे पकड़कर ऊपर खींचने लगे। वे हैरान थे कि उसे इतनी खतरनाक स्थिति में अकेले आगे जाने क्यों दिया गया। लेकिन उनकी बातचीत पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक एक विशाल शार्क उनकी ओर बढ़ी। सौभाग्य से समय रहते हुए पीछे हट गए और शार्क बिना सीधे टकराए आगे निकल गई। उधर विमान के उस हिस्से में जो अभी भी आंशिक रूप से पानी के नीचे था, 4 लोग ऊपर वाले भाग तक पहुंच चुके थे, लेकिन पानी लगातार बढ़ रहा था। सभी समझ रहे थे कि यदि जल्द कोई निर्णय नहीं लिया गया तो वे भी समुद्र में समा सकते हैं। स्थिति का आकलन करने के बाद सैम ने सबको समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि सभी को संतुलित तरीके से अपनी जगह बदलनी होगी। यदि एक तरफ अधिक भार पड़ गया तो पूरा मलबा असंतुलित होकर डूब सकता है। लेकिन शुरुआत में किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तनाव, डर और अलग अलग विचारों के कारण लोग उसकी सलाह को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। फिर भी सैम बार बार समझाता रहा कि उन्हें ऐसे हिस्से की ओर बढ़ना चाहिए जहां संरचना अधिक स्थिर हो और वजन बराबर बांटा जा सके। इसी दौरान नीचे फंसे लोगों में से फिन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसने कहा कि वह ऊपर की सतह तक पहुंचने की कोशिश करेगा ताकि आसपास की स्थिति देख सके और संभव हो तो मदद का कोई रास्ता खोज सके। जोई ने उसे रोकने की कोशिश की। रास्ता बेहद खतरनाक था और वहां तक पहुंचने के लिए उसे पानी से भरे संकरे हिस्सों से गुजरना पड़ता। लेकिन फिन का मानना था कि कुछ न करने से बेहतर है जोखिम उठाना। आखिरकार वह आगे बढ़ गया। टूटे हुए सीटों और मलबे के बीच से रास्ता बनाते हुए वह ऊपर की ओर चढ़ने लगा। काफी संघर्ष के बाद वह समुद्र की सतह तक पहुंचने में सफल हो गया। सतह पर पहुंचकर उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। जहां तक उसकी आंखें जा सकती थीं, वहां टूटे हुए मलबे और कई शव तैरते दिखाई दे रहे थे। यह दृश्य बेहद भयावह था। तभी उसकी नजर एक तैरते हुए टुकड़े पर पड़ी जहां 2 लोग मौजूद थे। वे कोरा के पिता और उसकी सौतेली माँ थे। वे अभी जीवित थे। जब उन्होंने फिन को देखा तो उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक समुद्र से एक शार्क तेजी से उभरी और कोरा के पिता पर हमला कर दिया। कुछ ही पलों में वह उन्हें अपने साथ गहरे पानी की ओर खींच ले गई। यह दृश्य इतना डरावना था कि फिन कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। दूसरी ओर लिली अब भी समुद्र में जीवित रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जिस टूटे हुए विमान के हिस्से का सहारा लेकर वह खड़ी थी, वह धीरे धीरे पानी में डूबने लगा था। उसे समझ आ गया कि अधिक देर तक वहां टिके रहना संभव नहीं होगा और जल्द ही उसे कोई दूसरा सहारा ढूंढना पड़ेगा। इस बीच बाकी बचे लोगों ने अंततः सैम की बात मान ली। उन्हें महसूस हो गया था कि संगठित होकर काम करना ही जीवित रहने का एकमात्र तरीका है। इसके बाद वे सावधानी से विमान के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ने लगे, जहां पहले से पानी भरा हुआ था, लेकिन शायद वहां से आगे निकलने का कोई रास्ता मिल सकता था। इस बीच लिली, जो अब अपने पुराने सहारे को छोड़ चुकी थी, तैरते हुए विमान के मध्य भाग की ओर बढ़ने लगी। लंबे संघर्ष के बाद जब वह वहां पहुंची तो सैम उसे देखकर भावुक हो गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी भयानक दुर्घटना के बाद भी लिली जीवित बच गई है। उसके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन राहत के वे पल ज्यादा देर नहीं टिके। कुछ दूरी पर एक बुजुर्ग व्यक्ति भी जीवित दिखाई दे रहा था। सभी को लगा कि शायद उसे भी बचाया जा सकता है। तभी अचानक एक विशाल शार्क पानी से निकली और उसे अपनी पकड़ में लेकर गहराई में खींच ले गई। यह दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। उसी समय बेन ने बचे हुए लोगों से बात की। उसने कहा,
जब यह उड़ान शुरू हुई थी तब विमान में 234 लोग सवार थे। अब हमारे सामने मुश्किल से 20 या 21 लोग बचे हैं। तुम सब बेहद भाग्यशाली हो कि अभी तक जीवित हो। ऐसी दुर्घटनाओं में अक्सर कोई नहीं बचता, इसलिए अपनी इस किस्मत की कद्र करो, आपस में मत लड़ो और जीवित रहने के तरीकों पर ध्यान दो। उसकी बात सुनकर लोगों ने खुद को संभालने की कोशिश की और बचाव की तैयारी में लग गए। सबसे पहले उन्हें विमान में मौजूद लाइफ बोट को पानी में उतारना था। सभी जानते थे कि विमान का बचा हुआ हिस्सा किसी भी समय पूरी तरह डूब सकता है, इसलिए सुरक्षित नाव तक पहुंचना जरूरी था। बेन ने कोरा को वहीं सुरक्षित रहने के लिए कहा और खुद उस आपातकालीन नेविगेशन डिवाइस को खोजने निकल पड़ा जो बचाव दल तक उनकी लोकेशन पहुंचा सकता था। सौभाग्य से वह उपकरण उसी हिस्से में मौजूद था, इसलिए उसे जल्दी ढूंढ लिया गया। दूसरी ओर बाकी लोग मिलकर लाइफ बोट को उसकी जगह से निकालने लगे। काफी मेहनत के बाद वे उसे पानी में उतारने में सफल हो गए। बेन ने डैन नाम के एक व्यक्ति को नेविगेशन डिवाइस संभालने की जिम्मेदारी दी। इसी दौरान उसने देखा कि कोरा अपने पिता को खोजने के लिए विमान के किनारे की ओर जा रही है। समस्या यह थी कि उसके पास ही समुद्र में एक शार्क घूम रही थी। बेन तुरंत उसकी ओर दौड़ा, उसे पकड़कर पीछे खींच लाया और डांटते हुए पूछा कि उसने उसकी बात क्यों नहीं मानी। आंखों में आंसू लिए कोरा ने जवाब दिया कि वह अपने पिता को ढूंढना चाहती है और उनके बिना नहीं रह सकती। उसी समय विमान का वह हिस्सा जिस पर वे खड़े थे अचानक और नीचे धंसने लगा। देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूदने लगे ताकि लाइफ बोट तक पहुंच सकें। इस हड़बड़ी में डैन के हाथ से नेविगेशन डिवाइस छूट गया और समुद्र में गिर गया। कुछ दूरी पर सैम और अन्य लोगों को पहले ही अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया था। जब सैम समुद्र की सतह पर आया तो उसे एक तैरता हुआ सूटकेस दिखाई दिया। उसने उसी का सहारा लेकर खुद को पानी पर बनाए रखा। उधर लाइफ बोट के पास माहौल तनावपूर्ण हो गया। बेन और डैन के बीच बहस शुरू हो गई। डैन का कहना था कि यदि नेविगेशन डिवाइस इतना महत्वपूर्ण था तो बेन को उसे खुद संभालना चाहिए था। यह सुनकर बेन का गुस्सा भड़क उठा। उसने कहा, यह मेरा विमान था और मैं इसका पायलट हूँ। डैन ने व्यंग्य करते हुए जवाब दिया कि सभी लोग देख चुके हैं कि उनके साथ क्या हुआ। उसकी बात सुनकर बेन ने उसे जोरदार मुक्का मार दिया। इसी बीच कोरा की नजर दूर तैरते हुए सैम पर पड़ी। जब कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि उन्हें उसकी मदद के लिए जाना चाहिए तो डैन ने वहां जाने से इनकार कर दिया। इस पर बेन ने गुस्से में उसे फिर से धक्का दिया और लोगों से कहा कि किसी को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। उधर संघर्ष करते हुए सैम को पानी में तैरती हुई एक बड़ी वस्तु दिखाई दी। पहले उसे लगा कि यह कोई साधारण मलबा है, लेकिन पास पहुंचने पर पता चला कि वह विमान का एक बड़ा हैच था जो अभी भी तैर रहा था। उसने उस हैच का सहारा लिया और खुद को डूबने से बचा लिया। फिर उसने दूसरे व्यक्ति की भी मदद की और उसे सूटकेस तथा हैच की सहायता से पानी की सतह पर टिकाए रखा। कुछ देर बाद उस व्यक्ति को होश आ गया, लेकिन राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। बेन और बाकी लोगों ने चारों ओर नजर दौड़ाई तो देखा कि उनके आसपास समुद्र में कई शार्क चक्कर लगा रही थीं। अब उन्हें समझ आ गया कि विमान दुर्घटना से बच जाना ही पर्याप्त नहीं था। असली संघर्ष अब भी खत्म नहीं हुआ था। लाइफ बोट में मौजूद लोगों ने पूरी ताकत से चप्पू चलाना शुरू किया और सैम तथा दूसरे बचे हुए व्यक्ति की ओर बढ़ने लगे। काफी प्रयास के बाद वे उनके पास पहुंच गए। सबसे पहले सैम ने दूसरे व्यक्ति को सुरक्षित रूप से नाव पर चढ़ाया। उसके बाद वह स्वयं ऊपर आया। कठिन परिस्थितियों में भी सैम के साहस और निस्वार्थ व्यवहार को देखकर वह व्यक्ति भावुक हो गया। उसने अपनी पहले की गलतफहमियों के लिए उससे माफी मांगी। इस घटना के बाद दोनों के बीच आपसी सम्मान और भरोसा पैदा हो गया। दूसरी ओर विमान के भीतर फंसे लोगों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी। जब जोई ने देखा कि फिन को गए हुए काफी समय हो चुका है और वह वापस नहीं लौटा तो उसने बाकी लोगों से कहा कि अब उन्हें भी ऊपर की ओर निकलना चाहिए, लेकिन बेक ने वहां से जाने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि वह वहीं रहेगा। उसने जोई से आग्रह किया कि वह बच्चे को लेकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचे। जोई ने उससे वादा किया कि वह बचाव लेकर वापस आएगी और उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। यह कहकर वह बच्चे को साथ लेकर पानी में उतर गई। उसी रास्ते का उपयोग करते हुए जिससे पहले फिन बाहर निकला था, वह धीरे धीरे ऊपर की सतह तक पहुंच गई। हालांकि असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। आसपास कोई बचाव दल मौजूद नहीं था और उन्हें खुद ही जीवित रहने की कोशिश करनी थी। उधर लाइफ बोट पर मौजूद लोग लगातार इंतजार कर रहे थे कि शायद कोई जहाज, विमान या बचाव टीम उन्हें देख ले। इसी बीच एक अच्छी खबर मिली। खोया हुआ नेविगेशन उपकरण फिर से मिल गया। बेन ने उसे सक्रिय कर दिया। इसका मतलब था कि उनकी लोकेशन का आपातकालीन संदेश बाहर भेजा जा चुका है। कुछ समय बाद लिली ने आसमान में एक छोटा विमान देखा। उसने उत्साहित होकर बाकी लोगों का ध्यान भी उसकी ओर दिलाया। सभी लोग जोर जोर से हाथ हिलाने और चिल्लाने लगे, लेकिन वह विमान उन्हें देख नहीं पाया और अपनी दिशा में आगे बढ़ गया। उम्मीद की वह छोटी सी किरण भी कुछ क्षणों में गायब हो गई। उधर जोई बच्चे को लेकर एक राफ्ट तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। समुद्र की लहरें
उसे बार बार रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन वह हार नहीं मान रही थी। काफी संघर्ष के बाद उसने बच्चे को सुरक्षित रूप से राफ्ट पर चढ़ा दिया, लेकिन जब खुद ऊपर चढ़ने की बारी आई तभी उसके साथ भयानक घटना हुई। एक शार्क ने उसके पैर को जकड़ लिया। दर्द से चीखते हुए जोई ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। वह पानी में संघर्ष करती रही और किसी तरह दूरी बनाने लगी। तभी दूसरी शार्क भी वहां आ गई। दोनों शार्क एक दूसरे के आसपास घूमने लगीं और कुछ क्षणों के लिए उनका ध्यान बट गया। इस अवसर का फायदा उठाकर जोई ने अपनी बची हुई ताकत लगाई और राफ्ट तक पहुंच गई। ऊपर आते ही वह बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके पैर में गहरा और गंभीर घाव हो चुका था। दूसरी ओर बेक अब पूरी तरह अकेला रह गया था। वह मदद के लिए आवाजें लगा रहा था, लेकिन आसपास उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। तभी उसे महसूस हुआ कि जिस हिस्से पर वह मौजूद है वह नीचे से हिल रहा है। उसे खतरे का आभास हुआ। उसने पानी की ओर देखा ही था कि अचानक एक बड़ा झटका लगा और उसका संतुलन बिगड़ गया। घबराकर उसने चारों ओर देखा। उसे डर था कि कहीं कोई शार्क उसके पास ना आ जाए, लेकिन अगले ही पल उसके आसपास अंधेरा बढ़ने लगा। वजह यह थी कि विमान का बचा हुआ हिस्सा तेजी से पानी में डूब रहा था। अब बेक का अधिकांश शरीर पानी के भीतर जा चुका था। केवल उसका सिर और गर्दन ही ऊपर दिखाई दे रहे थे। उसे समझ आ गया कि शायद उसके पास बहुत कम समय बचा है। अपने अंतिम क्षणों में उसने अपनी पोती की तस्वीर निकाली और उसे देखते हुए भावुक हो गया। उसकी आंखों के सामने परिवार की यादें घूमने लगीं। धीरे से उसने तस्वीर को देखा और मानो मन ही मन अपनी पोती से विदा ली। उसे एहसास था कि शायद यह उनकी आखिरी मुलाकात थी। अब रात पूरी तरह छा चुकी थी। अंधेरा अपने साथ नए खतरे लेकर आया था, लेकिन इसी अंधेरे में एक उम्मीद की किरण भी दिखाई दी। दूर आसमान में एक हेलीकॉप्टर जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहा था। खोज अभियान उस क्षेत्र में चल रहा था जहां आपातकालीन नेविगेशन डिवाइस से अंतिम संकेत प्राप्त हुआ था। साथ ही हेलीकॉप्टर के पायलट ने पास से गुजर रहे एक मालवाहक जहाज से भी संपर्क कर लिया था और उनसे अनुरोध किया था कि यदि उन्हें कोई जीवित व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत सूचना दें। उधर लाइफ राफ्ट पर मौजूद सभी लोग थके हुए, घायल और मानसिक रूप से टूट चुके थे, लेकिन अचानक उनके कानों में हेलीकॉप्टर के रोटर की आवाज पहुंची। यह आवाज सुनते ही जैसे उनमें नई जान आ गई। कुछ क्षण पहले तक जो लोग निराश बैठे थे वे अब उत्साह से आसमान की ओर देखने लगे। उन्हें लगा कि आखिरकार मदद पहुंच गई है। हेलीकॉप्टर दल ने उन्हें देख लिया और बचाव के लिए एक सदस्य को रस्सी के सहारे नीचे उतारने की तैयारी की। बेन और अन्य बचे हुए लोग लगातार इशारों से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी को सीधे पानी में न उतारा जाए, लेकिन ऊपर मौजूद टीम उनकी बात ठीक से समझ नहीं पाई। जैसे ही बचावकर्मी पानी के करीब पहुंचा, अचानक एक शार्क ने उस पर हमला कर दिया। यह दृश्य देखकर सभी लोगों के बीच भय फैल गया। हेलीकॉप्टर का पायलट तुरंत उसे ऊपर खींचने का आदेश देने लगा। बचाव दल ने तेजी से रस्सी खींचनी शुरू की। जब वह व्यक्ति ऊपर पहुंचा तो उसकी हालत बेहद गंभीर थी। वह बुरी तरह घायल हो चुका था। यह देखकर सभी स्तब्ध रह गए। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर शार्क ने फिर हमला किया। कुछ ही क्षणों में स्थिति और भी भयावह हो गई। बचाव अभियान को तुरंत रोकना पड़ा। नीचे राफ्ट पर भी घबराहट फैल गई। लोग किसी भी तरह सुरक्षित स्थान तक पहुंचना चाहते थे। इसी दौरान डैन ने खुद को पहले बचाने की कोशिश में एक फ्लाइट अटेंडेंट को धक्का दे दिया ताकि वह खुद आगे बढ़ सके। जैसे ही वह महिला पानी में गिरी, समुद्र में मंडरा रहे शिकारी जीव उसकी ओर बढ़ गए। ये देखकर बेन बेहद गुस्से में आ गया और उसने डैन की हरकत पर उसे कड़ी फटकार लगाई। कुछ देर बाद दूर से वह मालवाहक जहाज दिखाई दिया जिससे हेलीकॉप्टर ने संपर्क किया था। जहाज उनकी दिशा में आ रहा था और सभी को लगा कि अब वे बच जाएंगे, लेकिन जल्द ही एक नई समस्या सामने आई। जहाज और राफ्ट के बीच समुद्र के भीतर कई खतरनाक चट्टानें मौजूद थीं। पानी भी अपेक्षाकृत उथला था। इसी कारण जहाज सीधे उनके पास नहीं आ सकता था। इसका मतलब था कि जीवित बचे लोगों को किसी तरह स्वयं जहाज तक पहुंचना होगा। मगर समस्या यह थी कि राफ्ट चलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले पैडल टूट चुके थे। केवल हाथों के सहारे इतनी भारी राफ्ट को आगे बढ़ाना बेहद कठिन था। तभी किसी ने दूर इशारा किया। कोरा अभी भी विमान के टूटे हुए एक हिस्से के पास फंसी हुई थी। उसके आसपास कई शार्क चक्कर लगा रही थीं और खतरा लगातार बढ़ रहा था। यह देखकर बेन तुरंत उसकी ओर बढ़ा। उसी समय जहाज पर मौजूद नाविकों ने भी स्थिति को समझ लिया। उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया। शार्क का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने अपनी पकड़ी हुई मछलियां समुद्र में फेंक दी। इससे समुद्री शिकारी कुछ समय के लिए दूसरी दिशा में आकर्षित हो गए और बेन को कोरा तक पहुंचने का मौका मिल गया। वह उसके पास पहुंचा और उसे तुरंत अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन कोरा अपने पिता को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि वह वहीं रहेगी। तब बेन ने उसे समझाया कि उसके पिता चाहते होंगे कि वह सुरक्षित रहे और आगे बढ़े। बहुत समझाने के बाद वह उसके साथ चलने को तैयार हुई। वापस लौटते समय उन्हें एक और तैरती हुई राफ्ट दिखाई दी। जब वे उसके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां जोई गंभीर हालत में पड़ी हुई थी। उसके पास ही स्मिड भी जीवित था, जिसने ठंड से बचने के लिए खुद को एक
एक सुरक्षा कंबल में लपेट रखा था। अपने भाई को जीवित देखकर कोरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दुर्घटना के बाद उसने बहुत कुछ खो दिया था, लेकिन कम से कम उसका भाई अब भी उसके साथ था। आखिरकार बचाव अभियान सफल रहा और जीवित बचे लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। बाद में जब सब कुछ शांत हो गया, बेन को अपने परिवार से संपर्क करने का अवसर मिला। फोन जुड़ते ही दूसरी तरफ मौजूद लोगों को राहत मिली कि वह जीवित है। भावनाओं से भरे उस क्षण में बेन ने बस इतना कहा, मैं घर वापस आ रहा हूँ। और इसी उम्मीद, साहस और जीवित रहने की जिद के साथ यह कहानी समाप्त होती है।